हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है श्री साईं कोचिंग क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको बताने वाला हूँ फिज़िक्स में एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, और वो है फ्लक्स, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग आता ही है। चाहे आप ये 12th का टॉपिक है, चाहे आप 12th का एग्ज़ाम दो, चाहे आप नीट का दो, चाहे JEE का दो, कई बार इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इसको बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम फ्लक्स को बताते हैं। कई बार बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है कि ये फ्लक्स है क्या चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं। तो फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। फ्लक्स का ये मतलब है, देखो फ्लक्स जो है ये ग्रीक वर्ड है, और इसका एक मतलब होता है टू फ्लो, यानी कि किसी भी चीज़ का बहना, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे जाके एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है, जब हम इंडक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। ठीक है, सोलर फ्लक्स भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से वो जो एनर्जी है वो सरफेस से क्रॉस होती है, तो हम वहीं से उस फ्लक्स को लेते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे टू फ्लो होने का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी फ्लो हो रहा है। फ्लो होने का मतलब ये है कि एक उसका एक हिस्सा होगा, और उस हिस्से से वो कितना फ्लो होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस किसी पर्टिकुलर सरफेस से क्रॉस होगा, जिसका हम यूटिलाइज करेंगे, जिसका हम उपयोग कर पाएंगे, वही आपका यहाँ पे फ्लक्स बनता है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन ये है कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस हैं उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, या फिर विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत जाए, नॉर्मल जाए, है ना, परपेंडिकुलर जाए। तो इसको कैसे देखेंगे, जैसे ये मान लो ये हमारा सरफेस, और इस सरफेस में ये मैंने खींच दिया एक इलेक्ट्रिक लाइन, और यहाँ इस सरफेस का हो गया ये ds, और दोनों के बीच बन गया एंगल थीटा। तो यहाँ तीन चीज़ों पे डाउट आता है। पहला चीज़ E क्या है, तो E है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन, जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। आप लोगों ने विद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ा होगा, इसका एक वीडियो मैं और बना दूंगा। ठीक है, तो जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, वो है हमारा E, तीर के जैसा, बिल्कुल किसी ने तीर छोड़ा और वो तीर निकला। ठीक, ds देखना है, तो ds देखने के लिए आपको उस सरफेस को देखना पड़ेगा कि वो जो सरफेस है, जैसे मान लो ये है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो सरफेस है ये सामने इधर खुल रहा है, सीधी सी बात, ये सरफेस किधर खुल रहा है, इस तरफ खुल रहा है ना। ये सरफेस किधर खुल रहा है, इस तरफ खुल रहा है। ये सरफेस किधर खुला, इधर खुला। ये किधर खुल रहा है, इस तरफ। तो ये ds का डायरेक्शन है। तो मेरे ख्याल से ये ds का डायरेक्शन समझने के बाद अब आप लोगों को कभी तकलीफ नहीं होगी। ds कैसे देखना है, जैसे यदि मैं इसकी बात करूँ, ये पेन है ना, ये सिलेंडर है, इसका ds देखेगा इधर, ये इधर देखेगा, ये इधर देखेगा, ये वाला हिस्सा उधर देखेगा। जैसे मैं अपने सामने देखता हूँ, हमेशा मैं सामने ही देखूंगा, तो इधर यदि सोचो कि इस पे एक आंख लगा हुआ है, तो ये इधर देखेगा सामने, वही ds का डायरेक्शन होता है। और यहीं से हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज E इंटू ds। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, ये एक डॉट प्रोडक्ट है A डॉट B, और A डॉट B का मतलब होता है हमारा AB cos थीटा। तो यहाँ पे फ्लक्स आ जाएगा E इंटू ds इंटू कॉस थीटा, ये हमारा फ्लक्स आएगा। ठीक है, अब ये है टोटल फ्लक्स। अब इसमें अलग अलग केसेस आपको लेना है। अलग अलग केस का मतलब ये है कि जैसे थीटा 0 डिग्री हो गया, थीटा हमने दे दिया 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा हमारा 1, तो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ds। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स, ये है। दूसरा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होगा 0, तो यहाँ पे फ्लक्स मिलेगा हमको 0, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो फ्लक्स, ये। तीसरा है थीटा, थीटा इक्वल टू आ गया 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री हो गया -1, तो फ्लक्स हो गया माइनस निगेटिव फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है ना। क्यों, जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, वो फ्लक्स 0 भी हो सकता है, वो फ्लक्स निगेटिव भी हो सकता है। आपको बस देख के पहचानना है कि सरफेस और E ds का डायरेक्शन किधर है। यदि E ds और सरफेस एक ही डायरेक्शन पे हैं, तो फ्लक्स वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव। ये देखो, ये एक ही डायरेक्शन पे यदि चलने लगे, एक ही डायरेक्शन का मतलब ये है
कि ये ds और ये E, ये ds और E यदि एक ही डायरेक्शन पे है तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। ds और E के बीच में यदि परपेंडिकुलर बन रहा है तो फ्लक्स जीरो, वहां पे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, मतलब उस एनर्जी का शायद यूज होगा भी नहीं। थीटा 180 डिग्री है, कॉस 180 -1, तो यहाँ पे E और ds दोनों के बीच में 180 डिग्री आए, E और ds के बीच में आया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आने पे ये फ्लक्स बनेगा हमारा नेगेटिव फ्लक्स। तो इस तरीके से फ्लक्स जो होगा पॉजिटिव फ्लक्स भी होगा, नेगेटिव फ्लक्स भी होगा, जीरो फ्लक्स भी होगा। आपको बस ध्यान देना है कि ds किधर जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि ds किधर जाएगा। ठीक, चलिए इसमें एक क्वेश्चन यदि मैं आपको करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे ये टॉपिक छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो है पूरा मैथमेटिकल टॉपिक है। वैसे तो देखा जाए तो पूरा फिजिक्स ही आपका मैथमेटिक्स है। कई लोगों को फिजिक्स पढ़ते समय बहुत नींद आता है, कई लोगों को फिजिक्स पढ़ने से डर लगता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं लोगों को रहती है, इसलिए फिजिक्स बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब देखते होंगे वो फिजिक्स का वीडियो शायद देखते भी नहीं होंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम निकालना है तो निकालने के लिए आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, और नहीं बन रहा है तो बार बार उस चीज़ को पढ़ो तो वो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। उसके बिना नीट तो निकलेगा ही नहीं, बिना फिजिक्स के नीट आपका निकलने वाला नहीं है, बिना फिजिक्स के आपका 12th भी नहीं निकलने वाला है। तो कुल मिला के आपके पास मजबूरी है, पढ़ना ही है, तो आप अच्छे से पढ़िए इसको, है ना। चलिए ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का हमको क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि कितना फ्लक्स निकलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है यहाँ से, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो देखो सबसे पहले इसमें ds देखो, ये इसका ds, ये आ जाएगा ds1 और ये आएगा इसका एरिया, है ना। इसका ds जाएगा ऊपर की तरफ ds2, इसका ds जाएगा इस तरफ ds3 और इसका ds जाएगा इस तरफ ds4। तो कुल मिला के मैंने 4 हिस्से लिए। एक हिस्सा ds1 है, ds1 और e का डायरेक्शन दिख रहा होगा बिल्कुल। यहाँ पे थीटा बनेगा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा बनेगा 180 डिग्री। देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच 180 डिग्री बनता है, नॉर्थ और साउथ के बीच में 180 डिग्री। देखिए इस सिलेंडर में ये है ds1, ये है ds2, ये है ds3, ये है ds4। ये एंगल बन रहा है हमारा 0 डिग्री, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 4 हिस्से मैंने लिए और चारों हिस्से से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स φ1 इक्वल टू होगा E इंटू ds1 इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो φ1 इक्वल टू आ जाएगा E इंटू ds1। ये इंटीग्रेशन है भाई, E को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ ds1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा E इंटू a। उसी तरीके से φ2 मिल जाएगा आपका 90 डिग्री है, 0 cos 90 होता है 0। उसी तरीके से φ3 आपको मिल जाएगा cos 180, तो E इंटू ds1 इंटू कॉस 180 डिग्री और cos 180 डिग्री होता है -1, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा φ3। देखिए ds3 है ना, ds1 इक्वल टू a और ds3 इक्वल टू यहाँ पर भी a। ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है, नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर होगा तो वहाँ आपको फिर वो एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जहाँ तक नीट वगैरह का क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर कभी नहीं देता है नीट में। φ3 इक्वल टू -e इंटू 4, तो φ4 इक्वल टू मिलेगा 0, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। तो नेट फ्लक्स इक्वल टू आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, ये है नेट फ्लक्स। φ1 कितना मिला हमको E इंटू ए, प्लस φ2 कितना मिला हमको 0, प्लस φ3 मिल गया -e इंटू ए, प्लस φ4 मिल गया 0, प्लस और माइनस हो गया 0, तो टोटल फ्लक्स आ गया 0। इस बार नीट के क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। तो जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यदि आपको पूरे सिलेंडर से निकालने बोले कितना फ्लक्स निकलता है, तो पूरे सिलेंडर से निकालने वाला फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो इतना होगा, सेकेंड पॉइंट से निकलने वाला, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स वो 0 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर पॉइंट है, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा -E/A। तो आप किसी भी एरिया से क्वेश्चन बना सकते हो, कहीं से भी निकलने वाला फ्लक्स आप आसानी से बना सकते हो कि किस जगह से कितना फ्लक्स कैलकुलेट करना है और किस जगह से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, ये तो हो गया टाइप 1 वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आप नोट्स बनाओगे ना, जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो या 12th की तैयारी कर रहे हो, तो जो आप नोट्स बनाओगे, तो आप नोट्स बनाते समय पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन है वो जरूर बना लो। आमतौर पे होता ये है कि हम जब बुक से पढ़ते हैं या बुकलेट से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हम वहीं पे अपना बनाते रहते हैं, है ना। तो आप जब प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो प्रॉपर नोट्स में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, उससे रिलेटेड कैसा टाइप का क्वेश्चन है वो आप बनाओ, वो आपके काम का है, वो आपके बहुत काम का होगा। आपके एग्ज़ाम निकालने के बाद आपके जूनियर्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके भी वो काम आने वाला है। तो नोट्स बनाने का सही तरीका यही है। जैसे आप यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहे हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स लगता है, जो भी पॉइंट्स है उसको आप ढूंढो और ढूंढ के वहाँ पे रखो। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ढूंढने में, लेकिन वो आप ढूंढो, 1 बुक 2 बुक 3 बुक या नेट से जहाँ से भी आपको ढूंढते बने उसके क्वेश्चन आप जरूर बनाइए। ठीक है। सेकेंड, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E इंटू ds। ये डॉट प्रोडक्ट है। जैसे मान लो हमको E दे दिया, E1 i कैप प्लस E2 j कैप प्लस E3 k कैप। ये i कैप j कैप और ये जो है ना, ये बहुत परेशान करता है। ds मान लो दे दिया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर बहुत परेशान करता है ना। तो थोड़ा सा इसको लेके आराम से चल रहा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे काम आता है वेक्टर वाला। तो आपको क्या करना है, E इंटू ds निकालना है। तो देखो एकदम शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे करना। ये दोनों i को गोली मारो, i की जरूरत नहीं है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो x इंटू E1 प्लस या माइनस जो भी रिजल्ट आता है, y इंटू E2 प्लस या माइनस जो भी रिजल्ट आता है, z इंटू E3। ये है हमारा EDS। EDS इज इक्वल टू x E1 प्लस y E2 प्लस z E3। ये टोटल फ्लक्स है और EDS का मतलब क्या है, हमारा फ्लक्स। तो इस तरीके से आपका टोटल फ्लक्स निकलेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं कि मान लो E इज इक्वल टू दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप ये, और ds इज इक्वल टू दे दिया है 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। हमको फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ds। तो ये i इंटू आई को छोड़ो, 2 इंटू 3 हो गया 6, माइनस 3 इंटू माइनस 1 हो गया प्लस 3, प्लस 4 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस। प्लस और माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमको मिल गया 6 प्लस 3 9 माइनस 4 5। ये है फ्लक्स। और फ्लक्स का यूनिट क्या निकलेगा, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है हमारा E इंटू ds। E का है न्यूटन पर कूलाम, ds का मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। आप इसका यूनिट लगा दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये लगा सकते हो। या फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाना है तो न्यूटन का होता है mLT माइनस 2, मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर, कूलाम का हो जाएगा A इंटू टी। ठीक, तो m L क्यूब T माइनस गया T माइनस 3 A माइनस 1, m L क्यूब T माइनस 3 A माइनस 1। तो ये रहा आज की क्लास में फ्लक्स से रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस पर थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत करके क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, अगली क्लास में फिर मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो नीट और JEE की तैयारी में हैं। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए और उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें आई हुई हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, उसको वहाँ पे नोट जरूर करो। जब आप नोट्स बनाओ तो ये नोट्स आपके लिए बड़े काम कर रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय।